नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सलियों के समर्थन में बयान देकर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन घिरती नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर संभाग प्रभारी और बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी रंजीता रंजन के बयान को भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि हमने कांग्रेस के लापता राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद आनन फानन में रंजीत रंजन का बस्तर दौरा तय कर दिया गया। रंजीता रंजन का बयान छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ की आंतरिक क्षेत्रों में जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं। उनका अपमान है, दौरे में जाने से पहले उनको दौरा चढ़ गया था। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से आयातित छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने नक्सलियों को लेकर जो बातें कही वो शहीदों का अपमान है। रंजीत रंजन ने ये सही कहा कि नक्सली उनसे अलग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नक्सली एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि क्या आप नक्सलियों के साथ हैं। रंजीता रंजन ने बयान को लेकर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बता दें कि राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के बस्तर दौरे के दौरान नक्सलियों को बेचारा बताते हुए कहा था कि नक्सलियों से डरने की बात नहीं है, सभी नक्सली खराब या गलत नहीं होते। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि नक्सली आपसे अलग नहीं है। वास्तव में कांग्रेस और नक्सली एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप नक्सलियों के साथ हैं या नक्सलियों के विरोध में कुछ कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे। बिहार से आई हुई छत्तीसगढ़ कोटे की सांसद रंजीता रंजन जी ने जो कहा है, आप उसके कथन पर स्टैंड है? यदि है तो, और नहीं है तो आपको यह स्थिति स्पष्ट करनी होगी। नक्सलियों के समर्थन में बयान देकर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन घिरती नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर संभाग प्रभारी और बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी रंजीता रंजन के बयान को भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद संतोष पांडे ने कहा कि हमने कांग्रेस के लापता राज्यसभा सांसदों का पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद आनन फानन में रंजीत रंजन का बस्तर दौरा तय किया गया। रंजीता रंजन का बयान छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ की आंतरिक क्षेत्रों में जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं। उनका अपमान है, दौरे में जाने से पहले उनको दौरा चढ़ गया था। उन्होंने आगे कहा कि बिहार से आयातित छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने नक्सलियों को लेकर जो बातें कही वो शहीदों का अपमान है। रंजीता रंजन ने यह सही कहा कि नक्सली उनसे अलग नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नक्सली एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि क्या आप नक्सलियों के साथ हैं। रंजीता रंजन के बयान को लेकर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बता दें कि राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने बस्तर दौरे के दौरान नक्सलियों को बेचारा बताते हुए कहा था कि नक्सलियों से डरने की बात नहीं है, सभी नक्सली खराब या गलत नहीं होते। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन के नक्सलियों को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने मीडिया से चर्चा की है। तो राज्यसभा सांसद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभारी मंत्री संगठन के अमरजीत चावला जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मीडिया से प्रभारी बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी जुड़ चुके, तो अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
तो अनुराग अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रंजीता रंजन के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया थी वो उन्होंने प्रेस वार्ता करके हमने बताया। कितना दुर्भाग्यजनक है शिवांगी जी, आप समझिएगा कि इस प्रदेश ने प्रथम पंक्ति के नेताओं को इस नक्सली हमले में खोया है। उस पार्टी के राज्यसभा सदस्य कहती हैं कि नक्सली गलत नहीं है, नक्सली का कोई लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब वो नक्सली का समर्थन कर रही हैं। क्या ये अपमान नहीं है छत्तीसगढ़ की माटी के लिए जान देने वाले लोगों का? क्या ये अपमान नहीं है उन जवानों का जो छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए अपना दिन रात एक कर रखे हैं? क्या ये अपमान नहीं है कि छत्तीसगढ़ की उस बेटियों का जिन्होंने अपना सुहाग खोया है? क्या ये अपमान नहीं है उन सैनिकों का जो सैनिक लगातार आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ते रहते हैं? और दुर्भाग्यजनक उससे ये है कि आज तक इस घटना को होके 2 दिन हो गए हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी छोटी छोटी घटनाओं पर अपने बयान देते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि क्या वो रंजीत रंजन जी के बयान के पक्ष में है कि विपक्ष में है। वैसे कांग्रेस के लिए ये बयान मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश ही है, क्योंकि चुनाव भानु प्रतापपुर का उपचुनाव अभी नजदीक है और भानु प्रतापपुर का बहुत बड़ा एरिया नक्सली इफेक्टेड है। और लगातार जब से ये सरकार आई है नक्सली सड़कों तक आ गए हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने कहा है कि ये हमारी सरकार है। तो क्या ये बयान इस बात को इंगित नहीं करता है कि अपने लाभ के लिए रंजीत रंजन जी या कांग्रेस ने ये बयान दिलवाया हो? क्योंकि आप वो घटना याद करिए, झीरम का जो बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कवासी लखमा जी को कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था कि तुम कहाँ ले गए, क्योंकि जब आंतरिक जांच हुई थी तो शक की सुई आखिर कांग्रेसियों की तरफ ही उठी थी। तो ये बहुत सारी चीजें लगती है एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं और कांग्रेस की ये पहली घटना नहीं है। आप याद करिए, राज बब्बर जी ने नक्सलियों को भटके हुए क्रांतिकारी कहा था। छोटी छोटी बातों पर छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाले भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की बेटी या छत्तीसगढ़ के सपूत का हक मार के रंजीता रंजन जी को राज्यसभा सदस्य बनाई थी, वो उसके बाद कभी नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है ये जो बयान दिया गया है, क्या ये उपचुनाव के फायदे के लिए किया गया है? बहुत ज्यादा सीधी सीधी बात दिख रही है जनता को कि उपचुनाव में फायदे के लिए किया गया है। नहीं तो एक बात बताइए, लगातार भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे तब भी विभिन्न मंचों पर, जब वे विधानसभा में भी ये कहते थे कि झीरम का सच, झीरम का सबूत मैं अपनी जेब पर रख के चलता हूं, आज तक वो जेब से सबूत बाहर क्यों नहीं आया? अब लगने लगा है कांग्रेस की हरकतों को देख के। आप देखिए, जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा था कि सरकार बनते ही हम नक्सलियों से चर्चा करेंगे। बाद में कहा नहीं नक्सल पीड़ितों से चर्चा करेंगे, ना इन्होंने नक्सली से चर्चा की, ना नक्सल पीड़ितों से। आज 4 साल बीतने के बाद नक्सल नीति तक इस सरकार की नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेट करता है कि अंदर खाने कुछ मेल जोल है और ये कांग्रेस का गुप्त एजेंडा रंजीत जी के मुंह से लोगों के सामने आ गया है। जी अनुराग जी हमारे साथ बने रहिए, हम राम अवतार जी से सवाल करते हैं। राम अवतार जी, क्या ये जो बयान वाकई में ये बयान जो है वो सियासी बयान है? उपचुनाव को लेकर ये बयान जो है वो सियासी बयान लग रहा है? देखिए, नक्सली तो नक्सली है, चाहे वो आक्रामक हो या क्रांतिकारी हो। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ के लिए नासूर है। उस नासूर को, नक्सलवाद को खत्म करने की परिभाषाएं अलग अलग अगर बदलती हैं तो ये गलत संदेश जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पहले नक्सली बने थे, पहले नक्सलवाद जो मुद्दे से बना था, वो भटका हुआ दिखता है। आज जो नक्सलवाद है, उस समय का नक्सलवाद है, वो एक समाज में गरीब, गरीब, पिछड़े जो लोग हैं उनके विकास या उनके न्याय नहीं मिलने की कथित बातचीत के आधार पर वो बना संगठन था। अब वो संगठन का उद्देश्य बदला हुआ है। तो आज तो नक्सलवाद किस रूप में कैसे खत्म हो सकता है, इस पर ज्यादा बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए उनको। और जो लोग गुमराह होकर, जो आदिवासी भोले भाले, जो आदिवासी जिनको वो आगे रखकर अपना उद्देश्य पूरा करते हैं, तो ऐसे लोग अगर भटके हुए हैं, कुछ लोग जो लोकल वहां कर आदिवासी हैं, तो उन आदिवासियों को गुमराह हुए हैं, अलग अलग कारणों से वो उनके मन में आक्रोश आ गया है, तो उनको वापस लाने के लिए एक नीति तो सरकार ने बनाई है। उस नीति का पालन हो भी रहा है और बहुत सारे लोगों ने नक्सलवाद का रास्ता अपना छोड़कर
एक शांति और अपने परिवार के बीच जीवन यापन कर भी रहे हैं। इस तरह के बयानबाजियों से ये गुमराह होगा और नक्सलियों को इससे फायदा होगा। तो नक्सलवाद में जो प्रक्रिया है, नक्सली जो बनने की जो है, उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको बनाए जाते हैं। वास्तविक में गुमराह कर बनाए सभी बदमाश नहीं हो सकते। कोई भी समाज में न पत्रकारिता में सभी बदमाश हो सकते, न राजनीति में सभी बदमाश हो सकते, न व्यवसाय में। कुछ लोग सिद्धांत और एक सोच के साथ चलते हैं, वो हर जगह रहते हैं। उन जगहों में अगर जो लोग हैं जो इस तरह से गुमराह होकर गए, वो देर सवेर उन चीजों से अलग हटकर फिर अपने मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। तो इसको बयानबाजियों से, राजनीति से, चुनाव से, ये अपने अपने राजनीतिक दल के विचारधारा और रणनीति के तहत हो सकते होंगे, उठा रहे होंगे और इस तरह की बातों पे बहस हो सकती है। परंतु नक्सलवाद तो नक्सलवाद है। उस नक्सलवाद का दंश जो है पूरा बस्तर झेल रहा है। उसको खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से प्रयास करें। तो ये बहस उसमें होनी चाहिए कि राज्य सरकार उसमें क्या पहल कर सकती है, केंद्र सरकार क्या पहल कर सकती है, लोकसभा में वो है वो लोकसभा में किस तरह से मुद्दे उठा सकते हैं। यहाँ की बस्तर की जो समस्या है, उस समस्या को दिल्ली में जाकर किस तरह वो उठाएं और केंद्र सरकार के सामने रखें, तो ज्यादा सार्थकता इससे ज्यादा होती। इन मुद्दों को लेकर मेरा ऐसा मानना है। तो राम अवतार जी, क्या लगता है इस बयानबाजी के बाद उपचुनाव में कितना फायदा हो सकता है? कांग्रेस पार्टी को क्या कितना फायदा हो सकता है इस बयानबाजी के बाद? देखिए, बयानबाजी से फायदा होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता पहले आकलन करके। मगर इस तरह के बयानबाजियों से कुछ लोग सुर्खियों में आने का प्रयास हो सकता है, या उन लोगों के प्रति एक नरम रवैया का संकेत दे रहे होंगे, ये भी हो सकता होगा। तो राजनीति में कही हुई बातों के कई संदेश होते हैं। उन संदेश में कई निहित स्वार्थ छुपे रहते हैं, कई एजेंडा छिपे रहते हैं, कई अच्छी भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। तो इसको अपने अपने संदर्भों में अपने अपने तरीके से लोग उसको व्याख्या करेंगे। मेरा तो ये व्याख्या करना है कि नक्सलवाद वहां पर खत्म होनी चाहिए, नक्सलवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। नक्सलवाद में जो लोग अच्छे लोग हैं, जो सही में गुमराह हो गए हैं, भोले भाले आदिवासी हैं, वो गुमराह हो गए हैं, तो उनको वापस लाया जाए। उनको विचारधारा के नाम पर उनको तरह तरह की बातों को बताकर, पूर्ववर्ती बातों को हम बताकर अगर उनको इस तरह के कठिन प्रक्रियाओं में झेलते रहें या उनको उलझाते रहें, उनका शोषण करते रहें, ये बात गलत है। राम अवतार जी, ये जो बयानबाजी थी, क्या ये सामान्य बयानबाजी थी या सोची समझी एक रणनीति है? देखिए, सांसद जो है बस्तर दौरे में थी, बस्तर दौरे में लोगों से मिली है, बातचीत की है, उसके आधार पर वो बयान दी होंगे। उस बयान को वो किस संदर्भ में उन्होंने दिया होगा वो तो वही बताएंगे कि क्या देखो उनका नजरिया क्या है, वो किस रणनीति के तहत वो बयान दे रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मामला है, ये जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के क्रियान्वयन, उन योजनाओं के बेहतर तरीके से काम होने की दिशा में सार्थक कदम होनी चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद से लोग ऊब चुके हैं। अब वहाँ के जो बस्तर के वासी हैं वहाँ पर नक्सलवाद से ऊब चुके हैं, क्योंकि उनका कई पीढ़ियां उससे बर्बाद हो रही हैं। वहाँ पर विकास होना है वो नहीं हो रहा है। वहाँ पर शिक्षा का जैसा बेहतर उपाय होना चाहिए, स्वास्थ्य का जैसा बेहतर उपाय होना चाहिए, वहाँ पर व्यवसाय जो है बड़ा अच्छा हो सकता है। वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, उनका बेहतर उपयोग हो सकता है। उस प्लानिंग पे अगर चर्चाएं होती, उस प्लानिंग पे अगर सार्थक तरीके से काम होता तो ज्यादा अच्छा है। इससे ज्यादा बात उन दिशाओं में करनी चाहिए, उसके लिए काम होना चाहिए। वो सही तरीके से राजनीति के लिए, प्रशासन के लिए और जो भोले भाले लोग हैं उन सब के लिए भी अच्छा होगा।
रामावतार जी बने रहिए, अनुराग जी के पास आना चाहूंगी। अनुराग जी, क्या लगता है, क्या कांग्रेस सरकार नक्सलियों के लिए संतोषजनक काम कर रही है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, अभी माननीय रामावतार जी ने कहा कि वो बस्तर में गई और बस्तर के लोगों से मिली, हो सकता है उस संदर्भ में बयान दे रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कुछ बातों को क्यों अनदेखी करना चाहते हैं। ये मात्र कुछ क्षणों की गलती नहीं है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की धरा पे पैर रखते हुए, छत्तीसगढ़ की पावन माटी में पैर रखते ही रंजीत रंजन ने कहा कि नक्सली भले लोग हैं, वो हर लोग गलत नहीं होते हैं। फिर पुनः जब ये जगदलपुर गई तो अपने बयान को उन्होंने दोहराया कि नक्सली हमारे भाई लोग हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं, वो नक्सली भाई हो सकते हैं, क्योंकि बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की पत्नी के भाई अगर नक्सली होंगे तो हो सकते हैं भाई कांग्रेसियों के ये भाई हो। लेकिन ये बयान कतई नासमझी में दिया गया या अचानक दिया गया बयान नहीं है, ये सोचा समझा बयान है। अब तो स्पष्ट हम तो एक ही मांग कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी स्पष्ट रूप से, चूंकि आप एक मालूम है कि वहां पे पहले एक सूचना निकली कि कवासी लखमा जी और रंजीत जी दोनों मिलकर प्रेस वार्ता लेंगे, फिर शायद कहीं से कोई आदेश गया और प्रेस वार्ता सिर्फ कवासी लखमा जी ने गया, इनको प्रेस लेने नहीं दिया गया। मैं कांग्रेसियों से माननीय भूपेश बघेल जी से ये मांग करता हूं, या हम लोग ये मानते हैं कि आप खाली उनको चुप करा के नहीं हो सकता काम, आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ी करते आपका गला नहीं सूख रहा है और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे छत्तीसगढ़ के सपूत या माता का हक मान के आपने उसको राज्यसभा सदस्य बनाया। अब वो अगर ऐसा बयान दे रही है तो अगर आप इसके बयान से सहमत हैं, जो कांग्रेस की परिपाटी है तब तो है, जनता जानती है। अगर आप इससे असहमत हैं तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित करिए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगिए कि ऐसे विचारधारा के व्यक्ति को इन्होंने राज्यसभा में भेजा। कितनी दुखदाई बात है कि एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग नक्सल से प्रभावित हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहां का विकास प्रभावित हुआ है, नक्सल के आदिवासी लोग प्रभावित हुए। इतने आसानी से ये कह के चली गई कि ये भटके हुए लोग हैं, ये बुरे लोग नहीं हैं, ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। मतलब इतने दिन की शहादत, इतने दिन की मेहनत सब खराब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में विकास की धारा बहा के, वहां पे रोड और सड़कों का जाल बिछा के, वहां पे शैक्षणिक संस्थाएं खोल के, मेडिकल कॉलेज छोड़ के आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो चल रहा था और जो सफल हो गया, इस कार्यकाल में ये दिखता नहीं। आप देखिए, ऐसे ही वो क्षेत्र नक्सली इफेक्टेड है। आज आपने आदिवासियों का आरक्षण 32 से हटाकर 20 कर दिया और एक आरटीआई के जवाब में आपके लोग जवाब देते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर कुछ है ही नहीं। मतलब आदिवासियों का भरोसा जो जमने लगा था, इस 4 साल में कहीं न कहीं वो भरोसा कम होने लगा है और इस सरकार की कार्य प्रणाली बताती है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं या कहीं न कहीं उनका समर्थन लेना चाहते हैं। अनुराग जी, 15 साल आपकी भी सरकार रही है, डॉक्टर रमन सिंह आपकी 15 साल सरकार है, तो आपकी सरकार ने 15 सालों में क्या किया? कांग्रेस आपसे भी ये सवाल करती है। मतलब हम 15 साल घूम घूम के बताते रहे कि नक्सली गलत नहीं है? हमने 15 साल बताया क्या कि नक्सली हमारे भाई हैं? हमने 15 साल बताया क्या कि नक्सली हमारे जैसे हैं? और हमारे कार्य की आप बात कर रही है ना शिवांगी जी, एक बार जरा दंतेवाड़ा हो आइए, आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ की धरा पे। दंतेवाड़ा आइए, एजुकेशन हब नाम की जो जगह बनी है, वहाँ पे 60 शैक्षणिक संस्था एक जगह है। प्रयास विद्यालय का नाम आपने सुना होगा। प्रयास विद्यालय के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को IIT, IIIT, जेई, मेडिकल, IAS, IPS इनमें भरने के लिए हमने शैक्षणिक संस्थाएं चलाई, लाइवलीहुड कॉलेज और कौशल विकास केंद्र, जिसके माध्यम से अंदरूनी क्षेत्रों में हमने प्रशिक्षण केंद्र खोले और लाखों आदिवासी बच्चे उस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित होकर स्वरोजगार को अपना चुके हैं। एक जमाने में भानु प्रतापपुर, जहां अभी चुनाव होने वाला है, वहां से कोंडागांव का रास्ता जो अंतागढ़ से होके जाता था, वहां दिन में भी आम आदमी का प्रवेश संभव नहीं था। उन क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा के आवागमन सुगम किया, वहां लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की। उन क्षेत्रों में आप आज जाके देखिए ना, वहां सड़कों का क्या हाल है, वहां स्कूलों का क्या हाल है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है। ये जो लाइवलीहुड कॉलेज और कौशल विकास केंद्र की मैं बात करता था, जिससे उन क्षेत्रों के बच्चों को प्रशिक्षण मिलता था, आज लगभग बंद प्राय है, मृत प्राय है। नारायणपुर जैसे क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में अगर रेल उन्होंने पहली बार देखा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल और प्रयासों से है। तो हमारे शासन काल में हमने जितने प्रयास किए, इससे कहीं न कहीं नक्सली दब के अंदरूनी क्षेत्रों में जाके बैठने लगे थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, तब से ये कहीं न कहीं के गाहे बगाहे कहते हैं कि ये हमारी सरकार है। और जब रंजीत रंजन जी ने बयान दिया है तो साफ बताता है कि कांग्रेस का गुप्त एजेंडा, कांग्रेस का एक जो गुप्त एजेंडा था, आज खुलकर सामने आ गया है। अब इस बयान के बारे में कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी कुछ बोले ना भाई,
ये जो बयान अभी दी है उसमें या तो इनकार करें, इनकार करते हैं तो रंजीत रंजन जी को निकालें, और अगर स्वीकार करते हैं तो जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी का तो कहना है कि नक्सलियों को आपने ही बढ़ावा दिया है। दरभा घाटी जो कांड हुआ वो आपकी ही सरकार में रहते हुए हुआ। वही तो दुर्भाग्यजनक है शिवांगी जी। दरभा घाटी जैसे में एक वरिष्ठ नेताओं की पूरी लाइन खोने वाले लोगों की पार्टी के लोग आज इस भाषा में बोलने लगे। दरभा घाटी कांड होने के बाद सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? ये कांग्रेसी जवाब देना। कांग्रेस की किस नेता को इस घटना से फायदा हुआ? जब प्रारंभिक जांच चल रही थी तो ये जो शक की पहली सुई उठी थी कांग्रेस की किस नेता पे हुई थी? अभी जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की झीरम घाटी के लिए रिपोर्ट को उन्होंने पेश कर दिया था। इस भूपेश सरकार ने उसको सार्वजनिक पटल पर लाने ही नहीं दिया, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया। दुख की बात तो यही है शिवांगी जी, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व खोया, उस पार्टी की एक महिला आकर, उस पार्टी की राज्यसभा सदस्य आकर कहती है कि ये हमारे जैसे लोग हैं, इनमें गलत लोग नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं। तो इनका जवाब तो कांग्रेसियों को देना चाहिए, हम कहां से इस बात का जवाब देंगे? और वही जवाब तो हम मांग रहे हैं कि आप एकदम स्पष्ट कर दीजिए, खुल के आकर कहिए कि हम नक्सलियों के साथ हैं, हम तो करेंगे, और या तो फिर रंजीत रंजन को पार्टी से बाहर निकालिए। लेकिन अनुराग जी, उनका तो कहना है कि आपकी पार्टी ने उनके साक्ष्य मिटाए हैं। उनका क्या कहना है? आप हमारी पार्टी ने साक्ष्य मिटाए हैं दरभा घाटी के। आपकी सरकार ने दरभा घाटी के साक्ष्य मिटाए हैं। शिवांगी जी, थोड़ा सा अध्ययन कांग्रेस की किस व्यक्ति ने कहा है उसको कहिएगा कि थोड़ा सा इस बात का अध्ययन करे कि उस समय एनआईए को किसने भेजा था। जिस एनआईए पे आज ये भरोसा नहीं करते हैं ना, उस एनआईए का गठन भी किस समय हुआ था, उस एनआईए को भेजा किसने था, ये जरा पता करिएगा। माननीय मनमोहन जी की सरकार थी, और एनआईए देश की आंतरिक सुरक्षा का जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी, उसका सबूत हमने मिटाया है। अरे अब कांग्रेसियों में जरा भी नैतिक शर्म बाकी है ना, तो रंजीत रंजन के बयान को लेकर पैर पड़कर दंडा शरण होकर छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगे। ये भूपेश बघेल जो बार बार छत्तीसगढ़ियावाद 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 कहते, इसने एक केटी तुलसी को, राजीव शुक्ला जी को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा। उन्होंने आपको इस लायक भी नहीं समझा कि यहाँ आकर सर्टिफिकेट प्राप्त करें, आपको सर्टिफिकेट देने जाने लगा। कब तक चाटुकारिता करने के चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता का हक लेंगे, छत्तीसगढ़ का पैसा लेकर दूसरे जगह लुटाएंगे, छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण करेंगे? ये जो गंभीर बयान इनने दिया है रंजीत रंजन को, उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए भूपेश बघेल और उसकी सारी सरकार को, जो छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों छत्तीसगढ़ के शहीदों का अपमान किया है इन लोगों ने। अनुराग जी, आपकी पार्टी ने भी बहुत बार राष्ट्रीय स्तर पर बयान दिए, तो आपकी पार्टी ने कितनी बार इस्तीफा दिया है? चलिए आप बताते जाइए, मैं बता के करके जवाब देते जाता। चलिएगा शिवांगी जी, बताते जाइए कब राम अवतार जी के पास आना चाहूंगी। राम अवतार जी बताइए। शिवांगी जी लगातार आप कह रही हैं कि राम अवतार जी निष्पक्ष जवाब चाहोगे। राम अवतार जी आप बताइए। शिवांगी जी आप जवाब दीजिए ना, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, पक्ष ना बनिए, आप मुझे जवाब दीजिए ना। मैं चाहता हूँ हमारी पार्टी ने कब कहा, और इस बयान के बारे में क्या आप सहमत हैं क्या कि रंजीत रंजन जी को ऐसा बयान देना चाहिए? क्या राम अवतार भैया सर जवाबदेही के लिए सत्ता पक्ष है, आप तो सर सत्ता पक्ष जवाबदेही के लिए हम सवाल करते हैं, जवाब हम आपसे ले रहे हैं, उसके लिए सत्ता पक्ष जी आपके सत्ता जी। अनुराग जी, मैं राम अवतार जी के पास आना चाहूंगी। राम अवतार जी निष्पक्ष जवाब दीजिए। देखिए राम अवतार जी, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कई बयानबाजी दी है, दूसरे मामलों में कई बार बयानबाजी दी है, लेकिन इस्तीफा तो अभी तक किसी ने दिया है? देखिए राजनीतिक दलों के बीच उनके आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी वो चलती रहती हैं, और उसमें हमने को ना उलझ के हमें ये देखना होगा कि बस्तर का विकास कैसे हो सकता है, बस्तर में नक्सलवाद कैसे खत्म हो सकता है, और बस्तर को लेकर अगर निचली स्तर की राजनीति हो रही है वो ना हो, उन गरीबों के नाम पर वोट हासिल कर लेते हैं, उन जो जरूरतमंद है वर्षों से, जो जिनको आजादी के बाद इतनी बार न्याय नहीं मिल पाया, सुविधाएं नहीं मिल पाई है, उस दिशा में अगर सार्थक बातचीत और बयानबाजी हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद वहां की पीड़ा है, वहां के लोगों की और छत्तीसगढ़ की पीड़ा है। इस मुद्दे में किसी का पक्षधर बन के खड़ा होना मेरे हिसाब से गलत होगा। हमें जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, जो सही हैं वो सही हैं, इस लहजे से काम करना पड़ेगा। और वहां पर केंद्र सरकार, अब सांसद हैं, सांसद को बेहतर योजना कैसे बन सकती है, केंद्र सरकार इसमें किस तरह से काम नहीं कर रही है, ये और केंद्र सरकार से क्या मदद मिल सकता है, उस दिशा में काम करती तो ज्यादा अच्छा होता। ये कि नक्सलवाद
कोई सहानुभूति ले रहा है, कोई उस पर आरोप लगा रहा है, तो वो तो राजनीति का हिस्सा है। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा वहां पर जो है ये देखना होगा कि सड़कें कैसी जाल बिछ सकती है। लोगों को पानी को लेकर हजारों लोग मारे जाते हैं वहां, क्योंकि पानी जो है स्वस्थ पानी नहीं मिलता। एक बड़ी समस्या है बस्तर की, स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है बस्तर की। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो लोग सरकार में हैं। रामावतार जी, वक्त की कमी है, आखिरी वो लोग प्रतिक्रिया, जिम्मेदार हैं। अंतिम प्रतिक्रिया अनुराग जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, इस पूरे बयानबाजी को लेकर अब क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? कोई रणनीति का विषय नहीं है। देखिए, आप तो आज स्वयं सिद्ध हो गया कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया, वो साहस तक नहीं कर पाए कि जनता का, मेरा और माननीय रामावतार जी का और आपका सामना कर पाए। कांग्रेस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जवाब देना नहीं चाहती है। सदैव चाहे बाटला हाउस की बात करें, जब सोनिया गांधी आतंकवादियों के मौत पर रोई थी, JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ बैठते थे, तो और जाकिर नाइक जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, उसके संस्था से राजीव गांधी फाउंडेशन 50 लाख रुपए लेता है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो कांग्रेस खड़ा होती है, उनका गुप्त एजेंडा जनता के सामने आकर खुल के खड़ा हो गया है कि ये लोग नक्सलियों के साथ है, और कांग्रेस मतलब नक्सली समर्थक, नक्सली मतलब कांग्रेस समर्थक। इनको तो अब जनता से माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। जी चलिए, अनुराग जी, रामावतार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।